Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए 11वीं क्लास से 6 चैप्टर चल रहा था, ठीक है। और उसी की हम बात कर रहे थे इलास्टिक और नॉन इलास्टिक जो कोलिजन है उनके बारे में, ठीक है। तो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि कल हमने इससे पहले बात की थी प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ संघट की। तो आज ये चिन्ह बात नहीं, हेलो स्टूडेंट, 11th क्लास से 6 चैप्टर की हम बात कर रहे थे वर्क, एनर्जी एंड पावर की, ठीक है। तो देखिए कल हमने बात की थी जो कोलिजन होता है प्रत्यास्थ से प्रत्यास्थ संघट के बारे में, ठीक, शक्ति के बारे में बात की थी। आज बात करने वाले हैं वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, यानी एक विमीय प्रत्यास्थ संघट की, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें, क्या होता है कि अब मैंने कल आपसे बताया था कि हमें जो कह सकते हैं हम कि जो प्रत्यास्थ संघट होता है वो रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा क्या होती है उसमें संरक्षित रहती है। अगर अप्रत्यास्थ होगा तो उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें केवल रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा और जो आप कहते हैं कि गतिज ऊर्जा है वो क्षयित होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसलिए अब हम क्या बात करते हैं कि गतिज ऊर्जा संरक्षण का अगर सिद्धांत है, दो वस्तुएं होंगी, आप ए और बी दो वस्तुएं हैं, इनके संघट से पहले के जो वेग हैं वो u1 और संघट से पहले का u2। संघट के बाद क्या हो जाए v1 और संघट के बाद v2, ठीक है। द्रव्यमान m1 और m2। तो अब देखिए संवेग संरक्षण का नियम भी लगाना है और किसका, गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लगाना है। तो आप क्या लगाइए, पहले संवेग संरक्षण के नियम से अगर आप देखते हैं संवेग संरक्षण से, तो क्या होता है संवेग संरक्षण से, टक्कर से पहले का जो संवेग है, ठीक है, टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होता है। तो टक्कर से पहले का संवेग m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये हुआ आपका टक्कर के बाद का संवेग। तो देखिए जो m1 वाली वस्तु है, यानी ए वस्तु के टर्म्स एक साथ कर लीजिए और सेकंड वस्तु के टर्म एक साथ कर लीजिए, तो ये आ जाएगा m1, सॉरी यहां पहले आप लिख लीजिए u1 माइनस m1v1 इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2। अब m1 कॉमन निकाल लीजिए, तो u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से। देखिए आपको करना क्या है, आपको बस, आपको लगेगा थोड़ा लेंथी है, लेकिन बस आपको दो ही चीजें याद रखनी है, क्या, एक संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाना, एक लगाना गतिज ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। दो समीकरण आपके पास बनेंगी, दोनों समीकरण के जरिए v और v1 और v2 दोनों के मान निकालने। तो अब क्या करना है, एक देखिए, एक तो हमने लगा दिया संवेग संरक्षण का, अब किसका लगाना है, गतिज ऊर्जा संरक्षण का लगा लीजिए। तो गतिज ऊर्जा संरक्षण के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है। ये गतिज ऊर्जा के नियम से कुछ भी कह लीजिए आप इस तरह से, तो क्योंकि संरक्षित रहती है तो क्या आ जाएगी, 1/2 सूत्र क्या होता है mv², तो m1u1² प्लस 1/2 m2u2², टक्कर से पहले की ऊर्जा 1/2 m1v1² प्लस 1/2 m2v2², ठीक है। देखिए 1/2 सभी में छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो m1u1 और m1v1 एक साथ कर लीजिए, तो m1u1² माइनस m1v1² इज इक्वल टू आएगा m2v2² माइनस m2u2², ठीक है।
अब देखिए m1 जैसे पहले कॉमन था वैसे ही m1 यहाँ भी कॉमन है, तो याद आएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 m1 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया आपका समीकरण। एक से आप क्या कीजिए, दो को भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए u1 स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा v1 स्क्वायर अपॉन ये अपॉन में u1 माइनस v1 बराबर क्या बचा, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ लिखने से रह गया, देखिए ये आ जाएगा यहाँ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा अब v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन v2 माइनस u2। ठीक है, v2 माइनस u2। ठीक, अब फिर अब देखिए ये क्या है, यहाँ आ जाएगा ये a प्लस बी और a माइनस बी के सूत्र से आप खोल लीजिए, तो यहाँ जब इसका भी और इसका भी इसी तरीके से खुलेगा तो u1 माइनस v1 और u1 माइनस u1 प्लस v1 अपॉन u1 माइनस v1 कैंसिल इक्वल टू v2 माइनस u2 और v2 माइनस v2 प्लस u2 अपॉन v2 माइनस u2, माइनस से माइनस कैंसिल प्लस वाले टर्म बच गए, तो u1 प्लस v1 इक्वल टू बचेगा v2 प्लस u2। ठीक है, अब यहां से आप या तो v1 की वैल्यू निकाल लीजिए, v2 की निकाल लीजिए, किसी एक की भी वैल्यू निकाल लीजिए। तो अगर आप निकालते हैं v2 की वैल्यू तो जाएगा v2 बराबर u1 प्लस v1 माइनस u2। ठीक है, तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, v2 की वैल्यू आ गई। अब इस v2 की वैल्यू को आप उठा के रखिए, यहाँ उठा के रखिए v2 की वैल्यू इसमें। ठीक है, अगर इसमें रखना चाहते हैं आप इसमें रख लीजिए, वरना इस यहाँ रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम उसी तरह से इफेक्ट होगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, यहाँ रख लीजिए वैल्यू इस वाले में। ठीक है, इसको तो यहाँ आप इसको डाल लीजिए इक्वेशन। ठीक, या चाहे चलिए इसको छोड़िए, यहाँ डाल दीजिए सबसे ऊपर वाली, इसमें रख लेते हैं वैल्यू। ठीक है, किसकी, v2 की वैल्यू रख लीजिए आप, तो याद आएगा आपका m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1। ठीक है, और प्लस m2 और v2 की वैल्यू u1 प्लस v1 माइनस u2, u1 प्लस v1 माइनस u2। ठीक है, अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, m1 v1 प्लस m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2, ये दोनों टर्म ऐसे लिखे रहने दीजिए, m1 u1 प्लस m2 u2। अब क्या करना है, देखिए जो वैल्यू आपकी v1 वाली है तो v1 वाले टर्म आप ऐसे रखने दीजिए। ठीक है, तो v1 यहाँ से कॉमन निकल जाएंगे, बाकी टर्म सब एक साथ ले आइए, तो ये दोनों टर्म यही रहने दीजिए। तो इसका मतलब v1 यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं, बचेगा क्या, m1 प्लस m2, ये कॉमन ले लिया। आप क्या कीजिए, ये वाले दोनों टर्म तो देखिए यही लिखे हैं, m1 u1 प्लस m2 u2, और बचेगा क्या, देखिए m2, अब m2 u1 है तो ये वाला उधर जाके आ जाएगा माइनस में, तो m2 u1, और ये आ जाएगा प्लस में, तो m2 u2। तो m2 u2 दो जगह है, यहाँ से u1 पहले कॉमन निकालिए, तो u1 कॉमन निकल जाएगा, तो याद आएगा m1 प्लस माइनस m2, और ये हो जाएगा 2m2 u2, यहाँ आ जाएगा v1 m1 प्लस m2। ठीक है, v1 की वैल्यू आप निकालें तो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा उधर भाग में, तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और ये हो गया आपका 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है,
ये वैल्यू आपकी आ गई v1 की। तो आप देखिए अब v1 की वैल्यू आपकी आ गई, तो अब आप v1 की वैल्यू उठा के कहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए इस वाले में। जब आप v1 की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे देखें, आप v1 की वैल्यू उठा के कहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, रख लेते हैं। चलिए देखिए v2 की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये रहेगा v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। ठीक है, ये चलिए पहले यही वाला टर्म लिख लेते हैं, क्योंकि प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वैल्यू अब u1 की u1 के साथ आ जाएगी, यहाँ u1 छूट गया सॉरी। तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस, ठीक है, 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 और u2, और यहाँ माइनस में लिखा हुआ है u2। ठीक है, कॉमन निकालिए तो याद आएगा u1 कॉमन निकाला, ब्रैकेट शुरू करा, इस u1 की जगह बचा 1 और यहाँ बचा m1 माइनस m2, और ये आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस, यहाँ से क्या निकाल लीजिए, u2 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस 1। ठीक है, एल्सियम लेके सोल्व करेंगे आप तो याद आएगा, यहाँ देखिए प्लस में है तो m2 से तो m2 कट जाएगा, आप यहाँ ऐसे लिखेंगे m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2। एल्सियम लेके जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ नीचे m1 प्लस m2 प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ माइनस है तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2m2 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब जो आपकी वैल्यू बच जाती है वो बच जाती है v2 बराबर m2 से m2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा, देखिए m1 प्लस कितना बच गया 2m1, तो 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और किसकी वैल्यू बच जाएगी, देखिए u2 की बचेगी प्लस कितनी m2 माइनस m1, तो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 और इंटू u2। अब आप चाहते से माइनस यहाँ कॉमन ले लीजिए तो m1 माइनस m2 कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये आपकी v1 और v2 ये आपके दो मान हो गए। ठीक है, अब इसके जो केस है वो दो हैं, क्या, यदि दोनों के द्रव्यमान बराबर हो तो आप v1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं m1 m2 की जगह m रखकर, क्योंकि दोनों के अगर फर्स्ट केस क्या बन सकता है कि जब वस्तु समान द्रव्यमान की हो, यानी यहाँ जो m1 और m2 है वो आपका क्या हो, m1 m2 किसके बराबर हो, दोनों का द्रव्यमान इक्वल है यानी m हो, तो आप m1 m2 की जगह दोनों की जगह क्या रख सकते हैं m। तो जब जैसे आप यहाँ माइनस वाले टर्म में जैसे ही रखेंगे, यहाँ इसमें हुआ और यहाँ इसमें हुआ, तो ये दोनों टर्म हो जाएंगे यहाँ 0, तो बचेंगे ये वाले टर्म। तो यहाँ केवल क्या हो जाएगा, v1 बराबर आ जाएगा u2 ऐसे केस में, और v2 बराबर आ जाएगा u1 ऐसे केस में। तो इसका मतलब हुआ यदि समान द्रव्यमान की वस्तुएं, देखिए मैं कर दूं यहाँ, आप अगर सोल्व करते हैं दोनों के द्रव्यमान बराबर लेकर, ठीक है, अगर दोनों द्रव्यमान बराबर लेकर सोल्व करते हैं m1 m2 बराबर m लेते हैं आप, तो आपका v1 की वैल्यू आ जाएगी u2 और v2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी u1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहली वस्तु थी उसको दूसरी वस्तु का वेग मिला हुआ है। ठीक है, या सॉरी देखिए, जो पहली वस्तु है तो टक्कर के बाद पहली वस्तु को दूसरी वाली वस्तु का प्रारंभिक वेग मिल चुका है, और जो दूसरी वस्तु को वेग मिला है वो पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग मिला है। कहने का मतलब जब वस्तुएं समान द्रव्यमान की आपस में प्रत्याश संघट करती हैं तो पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग दूसरी वस्तु का अंतिम वेग बन जाता है, और दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग पहली वस्तु का अंतिम वेग बन जाता है।
ठीक है, यानी उनके जो वेग हैं वो परस्पर बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्रारंभिक वेग थे वो अपोजिट वस्तुओं के, यानी दूसरी वस्तु का, जैसे आप कहें u1 पहली वस्तु का है और v1 भी पहली वस्तु का है, तो क्या हो जाता है, आप पहले ये लिखिए u1 और v1 पहली के हो गए, u2 और v2 दूसरी के हो गए। तो टक्कर के बाद ये वाला वेग आ जाएगा इसमें और ये वाला वेग चला जाएगा इसमें, यानी इनके जो वेग होते हैं परस्पर टक्कर के बाद बदल जाते हैं अगर द्रव्यमान बराबर हो तो। ठीक है, ये आपका प्रत्यास्थ संघट है दो वस्तुओं का, ठीक है, वन डायमेंशनल में। तो आई होप कि आपको समझ में आया। जिसे नहीं आया वो एक बार दोबारा इसको रिवाइज करके देख सकता है वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और कोविड-19 के टाइम में आपको शायद हमारी वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।